Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. तो आज हम करंट अफेयर्स का करने वाले हैं अगस्त महीने के। तो हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़े हुए हैं या अगर आपने पढ़ भी लिए हैं तो आप कम से कम देख लो कि आपके ये वाले करंट अफेयर्स आपने जो पढ़े हैं उनमें से ये टॉपिक हैं या नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे और ज़्यादा टॉपिक हमने रखे नहीं हुए हैं ताकि आप यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना किए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल I2U2 I2U2 ये 4 कंट्रीज की एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है। आपने क्वाड का नाम तो सुना ही होगा। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? क्वाड में कंट्रीज आती हैं, एक आती है इंडिया, एक आती है USA, फिर हमारी आती है जापान और फिर हमारी आती है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये I2U2 क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि ना इसको नाम दिया गया क्या, वेस्ट एशियन क्वाड, इसलिए आपके लिए क्या ज़्यादा हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। I2U2 was first mentioned in October 2021 following the Abraham Accord। देखो अब्राहम अकॉर्ड कहाँ पे है? जो पीस अकॉर्ड है बेसिकली कहाँ पे गया? जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जिन्होंने इसराइल के साथ क्या किया हुआ है, पीस अकॉर्ड साइन किया हुआ है, उससे हम क्या कहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इसराइल एंड UAE, ठीक है, टू डील विद द इश्यूज कंसर्निंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इन द रीजन। ठीक है, हमें मैटर ही नहीं करता कि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैटर क्या करता है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसके बीच है? इसराइल और बाकी कंट्रीज के बीच है। ठीक है, कौन कौन से, देखो कौन कौन सी कंट्रीज होगी। अब हम नीचे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पहले देख लेते हैं। इज अ सीरीज ऑफ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज, जिसमें UAE क्या थी, फर्स्ट थी, उसके बाद जॉर्डन भी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंट्रीज है इनमें। जो I2U2 है ना, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट क्या, अगर आपसे कोई पूछ ले वेस्ट क्वाड किसको कहते हैं, आपने कहना I2U2। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है कि सिंपल क्वाड में तो ये 4 मेंबर है, लेकिन इस वेस्ट एशिया क्वाड में कौन कौन से मेंबर है? इंडिया तो सेम है और USA भी सेम है। जो कौन सी क्वाड के? इस वाली क्वाड के। इधर दो जो जापान और ऑस्ट्रेलिया की जगह जो है ना, वो कौन कौन से? एक इसराइल है और एक UAE है। तभी इसका नाम क्या हो गया, I2 में दो कंट्री कौन सी है? एक इंडिया और एक इसराइल। U2 में कौन कौन सी है? एक आपका हो गया USA और एक आपका UAE। बस I2U2 से आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना चाहिए। दूसरा कौन सा है? शिंजो अबुरामे। ये ब्रिटिश के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका असैसिनेशन हो गया था थोड़ी देर पहले। तो ये क्वेश्चन आपके बारे में इससे पूछ सकते हैं। was Japan's longest surviving PM who pushed for more assertive policies to revitalize Japan economically and rebuild its role on the global stage। इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे काम किए हुए हैं और साथ ही साथ इनका असैसिनेशन हुआ है। तो ज्यादा उन्होंने अगर नहीं भी पूछा ना, तो कम से कम क्या होगा, वो पूछ सकते हैं कि जो शिंजो अबे वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आपको इतना पता होना चाहिए वो जापान के थे। देखो, इंडिया फाइंड्स अ स्पेशल मेंशन इन हिज बुक, और मे भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है। उसका नाम था अकोत्सुकी कुनाई, जिन्होंने, मतलब क्या हो गया जापानीज में, टूवर्ड अ ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, इन 2007 ही पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड की फुल फॉर्म दिया है फॉर फ्री फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स, कैपिटल एंड नॉलेज। जो फर्स्ट टाइम क्वाड का आइडिया आया था, बेसिकली क्वाड वो कब आया था, 2017 में आया था, और वो किन्होंने आगे रखा था? शिंजो अबे ने। शिंजो अबे ने उन्हें बोला था हम क्वाड रखते हैं। और बेसिकली क्वाड आई क्यों थी? क्वाड आई थी कि ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके एक रीजन के अंदर, चाइना को ना पागलों की तरह छोड़ा जा सके, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ने हर जगह क्या करना शुरू कर दिया, अपने आपको एक्सपैंड करना शुरू वो कर दिया था। वैसे उन्होंने क्वाड का क्या लाया था, कंसेप्ट लाया था। अब आप पूछोगे कि उसे, अगर इसे क्वाड कहते हैं, उन्होंने चाइना को कंटेन करने के लाया था, तो I2U2 में कंटेन किसको किया जाता है? ये बेसिकली लाया हुआ इन्होंने ईरान के लिए। चाहे इसमें इंडिया है, ईरान उसका अच्छा फ्रेंड है, लेकिन इस तरीके से देखा जाता है कि ये कंट्री है वो ईरान को क्या करना चाहती हैं, कवर करना चाहती हैं, उसको आप समेट के रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ईरान ज्यादा क्या पावरफुल हो। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इंडियन गवर्नमेंट गेव द प्रेस्टिजियस पद्मा विभूषण अवार्ड। देखो, अब इंडिया गवर्नमेंट ने पद्मा विभूषण अवार्ड भी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है वो इंडिया के लिए क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है। और एट द सेम टाइम इन्होंने इंडिया के लिए काफी ज्यादा कुछ भी किया। इन्होंने काफी ज्यादा इंडिया में FDI लाई है, हमारे मेट्रोज में हर जगह में इन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत की हुई है। अभी आप ये नाम याद रखना, शिंजो अबे। अब देखो, आपसे वो पूछ सकते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम ये किससे बिलोंग करते हैं? वन कंट्री टू सिस्टम। China marked the 25th anniversary of Hong Kong return and emphasized Beijing's control over Hong Kong
अंडर वन कंट्री एंड टू सिस्टम। देखो ये चाइना का एक बेसिकली एक सिंपल सा सिस्टम है। जैसे हम क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक कंट्री है, चाइना ने बोला कि हम क्या है, हम एक कंट्री हैं और हमारे अंडर जो, क्योंकि आपको पता है कि चाइना चाहता है कि जो हांगकांग हमारे अंडर आ जाए, बेसिकली उनके अंडर ही एक टाइप का। ताइवान के पीछे, क्योंकि आपने काफी ज्यादा न्यूज सुनी होगी कि ताइवान रीजन जो है वो चाइना उस पर काफी ज्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अब वो काफी ज्यादा ड्रिल्स भी कर रहा है कि उसका टारगेट है कि ताइवान को अपने अंडर लिया जाए। और तीसरा रीजन आ जाता है मकाओ। ये तीन रीजन है। ये पहले क्या थे, पोर्तुगीज और ब्रिटिश की कॉलोनीज थी या फ्रेंच की कॉलोनीज थी। तो जब वो जा रहे थे वापस, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया, लाइक मकाओ को उन्होंने बोला कि आप 49 ईयर तक आप आज़ाद हो, लेकिन 49 ईयर के बाद क्या होगा, आपको चाइना के साथ मिलना पड़ेगा। वैसे उन्होंने हांगकांग और ताइवान को कह दिया था, एक टाइम फ्रेम दिया था। उन्होंने बोला था कि आप 47 ईयर तक आज़ाद हो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चाइना के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा। और चाइना बोल रही है कि हमें क्या चाहिए, उन कंट्री को वापस अपने साथ जोड़ना है। तब चाइना ने क्या लाया था, एक वन कंट्री टू सिस्टम का। क्या बोलने में तो ये जो हांगकांग है, ताइवान है, मकाओ है, ये चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली हमसे अलग है, ये चाहे ये अपने इलेक्शंस खुद कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उनको मानना पड़ेगा कि वो चाइना के अंडर आते हैं। इसलिए कंट्री वन है। और सिस्टम जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहे हैं, जो बीच में इलेक्शन प्रोसेस होती है, जो अपना वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो चाहे वो खुद चला लें, लेकिन उनको पहले एक बात माननी पड़ेगी कि चाइना क्या, वो कंट्री है और चाइना के वो अंडर आती है। हम आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, बट आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, चाइना के अंडर आते हैं। तो वैसे उन्होंने एक सिस्टम, अगर आपसे कोई बोल दे कि वन कंट्री टू सिस्टम किससे आया है, तो वहां पे चाइना लिखा होगा, ताइवान लिखा होगा, हांगकांग लिखा होगा, मकाओ लिखा होगा, तो आप समझ जाओगे कि इसी के बारे में बात की गई है। इट वॉज ओरिजिनली प्रपोज टू यूनिफाई चाइना एंड ताइवान बट रिजेक्टेड बाय द ताइवान। आपको अभी भी पता है कि ताइवान क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है। वो बोलता है कि हमने चाइना के साथ क्या करना है, जुड़ना नहीं है, हमने यूनिफाई नहीं होना चाइना के साथ। अंडर दिस चाइना प्रपोज दैट हांगकांग एंड मकाओ कैन हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना। वैसी बात है, अभी हमने बात की है कि चाइना ने क्या बोला है कि हांगकांग और मकाओ कर सकते हैं, अपना डिफरेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को चलाएं, हम उनको नहीं रोक रहे हैं। बट वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ चाइना, आपको क्या करना पड़ेगा, चाइना का पार्ट बनना पड़ेगा। बोथ रीजन्स बिकेम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ द चाइना विद देयर ओन करेंसीज, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम। ठीक है। हाउएवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वुड बी डिसाइडेड बाय चाइना। सिर्फ ये दो एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी फील्ड है जहां पे चाइना आपके बारे में सारे डिसीजन लेगी, और बाकी आप इकोनॉमिकली पॉलिटिकली आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। पर आप किसके अंडर आ रहे हो, चाइना के अंडर। देखो अब आपको एक पता है कि यूक्रेन और चाइना, सॉरी यूक्रेन और हमारी रशिया की वार चल रही है। तो ये ब्लैक सी जो रीजन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि बताओ कि जो ब्लैक सी है उसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज के हो रही है, कनेक्ट हो रही है। सबसे आसान तरीका याद करने का कैसे, RUB, रब, GRT। कैसे, आर पहले हो गया किसके लिए, रशिया, जो यहां पे है। यू हो गया यूक्रेन, ठीक है। बी क्या हो गया, बल्गेरिया, ठीक है। जी क्या हो गया, जॉर्जिया, ठीक है। टी हो गया टर्की, ठीक है। और दूसरा और कौन सा हो गया, रोमानिया। अब ये यहां से स्टार्ट करते हैं, यूक्रेन। यूक्रेन कहां पर है, देखो ये यूक्रेन है, किससे कनेक्ट हो रही है, ब्लैक सी से। दूसरी हम करते हैं और रशिया, रशिया कनेक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। बी बल्गेरिया, जी जॉर्जिया, जॉर्जिया कहां पर आ गया, ये जॉर्जिया आ गया, ठीक है। और रोमानिया, और टी नीचे टर्की आ गया। तो आप इस निमोनिक से क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, रब जी आर टी। देखो S-400 की बात चल रही है। ये एक सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम है, जिसको हमने किससे लिया, रशिया से लिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो S-4 सिस्टम है वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमें क्या करता है, बचाता है। बार अगर कोई हमसे मिसाइल पे या कुछ भी हमारे ऊपर अटैक कर देगा या कुछ भी करेगा, तो उस चीज से हमें क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। और दूसरी चीज आपको कैटसा के बारे में पता होना चाहिए। आपके सामने वो कैटसा लिख सकते हैं,
तो कैटसा कैसे पता चलेगा हमें, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में पता चलेगा। द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास्ड अ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट दैट exempts इंडिया फ्रॉम इकोनॉमिक सैंक्शन अंडर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट फॉर परचेजिंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया इन 2018 टू हेल्प डेटर एग्रेसर्स लाइक चाइना। अब आपको पता है कि हमें इंडिया को टू फ्रंट से क्या खतरा है, एक पाकिस्तान का हमें वेस्ट फ्रंट से खतरा है और हमें नॉर्थ फ्रंट से किसका खतरा है, चाइना, वो कभी हम पे अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है, अपना डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और उस डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, S-400 खरीद रहे हैं, किससे, रशिया से। ठीक है, वो क्या है, डिफेंस सिस्टम है। अब क्या हुआ है कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर भी चल रही है, तो क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रशिया पे प्रेशर बनाने के लिए वो चाहते हैं कि हर कंट्री उनसे क्या करे, बाइकआउट करे। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज उन पर सैंक्शन लगा रही है। बट एक और ला है जिसका नाम है कैट्सा, जो स्पेशली अमेरिका लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, जिसमें क्या हो जाता है कि आप अमेरिका के साथ कुछ चीज़ों में ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप वहां से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पे लिमिटेशंस लग जाती हैं, उसका नाम है कैट्सा। तो अमेरिका कैट्सा किस पे लगाता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इस लॉ के बारे में। कैट्सा इज अ लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2017 एंड वाज मेंट टू पनिश कंट्रीज हैविंग डीप एंगेजमेंट विद रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। इन तीन कंट्री से कोई जो डीप एंगेजमेंट रखेगा, लाइक इकोनॉमिक एंगेजमेंट रखेगा, ट्रेड रिलेशंस रखेगा, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वो कैट्सा लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि अमेरिका की इन तीनों कंट्री से बनती नहीं है, रशिया से नहीं बनती है, नॉर्थ कोरिया से नहीं बनती है और ईरान, इन तीन कंट्री से जिनके साथ अमेरिका की इतनी ज्यादा बनती नहीं है। और इन तीन कंट्रियों के साथ अगर कोई क्या करे, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करता है, वो क्या करते हैं, इन पे कैट्स एक्ट लगा देते हैं। और क्या इस एक्ट के अंडर कोई कंट्री है जिसपे सैंक्शंस ऑलरेडी लग चुके हैं? ऑफ कोर्स, टर्की एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर क्या लग चुके हैं, कैट्सा। और उसके बाद कैट्सा क्यों लगा है, क्योंकि टर्की ने भी क्या किया था, S-400 की मिसाइल सिस्टम कहां से खरीदी है, रशिया से, इसलिए उसके ऊपर क्या लग गया, कैट्सा। अब आप पूछोगे कि इंडिया पे क्यों नहीं लगा, तो यही चीज हमें बता रही है क्या, कि इंडिया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है किसका, रशिया का। इंडिया क्वाड में भी उसके साथ है। ठीक है, और रशिया ने बोला कि हाँ, अब हमें क्या, आपको क्या करना है, इंडिया को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किससे, एग्रेसर लाइक चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तान रीजन से हमें क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम जो S-100 400 खरीद रहे हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट रीजन है उसके। ठीक है, उसके पीछे का कॉज बहुत लेजिटिमेट है, तो इसलिए वो हमें रोक नहीं रहे हैं और हमें उन्होंने क्या कर दिया है, एग्जाम्प्ट कर दिया है, किससे, S-400 से। जो सेम चीज लेने से टर्की पे क्या लगा दिया गया है, पैसा लगा दिया है, इंडिया को उस चीज से एग्जाम्प्ट कर दिया गया। S-400 इज अ मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, सरफेस टू एयर। ये क्या करता है, बेसिकली इसको सरफेस में लगा दिया जाता है, अगर ये डिटेक्ट करता है कि कोई मिसाइल आ रही है इंडिया की तरफ, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ से लॉन्चेस हो जाते हैं फायर्स, मिसाइल्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है तो मिड ईयर में क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसका ये काम है। अब प्रोजेक्ट टाइगर को 50 ईयर्स हो गए कंप्लीट, कब, 2023 में होंगे। लॉन्च कब हुआ था, ऑब्वियसली बात है 50 साल पहले, 1973 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है। इट प्रोवाइड्स सेंट्रल असिस्टेंस टू टाइगर रेंज स्टेट्स फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू क्या होता है कि आप किसी भी स्पीशीज को उसकी कंजर्वेशन साइट से, जहां पे वो रहता है, जहां उसका हैबिटेट है, उसे बाहर नहीं लाते हो, बल्कि क्या करते हो, उसी एरिया को आइसोलेट करने की कोशिश करते हो ताकि कम से कम इंटरफेरेंस हो ह्यूमंस के साथ, या फिर उसको बचाने के लिए कुछ और अच्छे स्टेप्स लिए जाए, लाइक फॉरेस्टेशन की जाए, कुछ और स्टेप्स लिए जाए, तो आप वो करते हो। अगर जहाँ पे वो रहता है वहीं पे उसकी कंजर्वेशन करने की कोशिश करते हो, हम उसे कहते हैं इन सीटू। बट अगर हम उसको वहां से उठा के किसी एक स्पेशल फैसिलिटी में लाके उसकी कंजर्वेशन करते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्स सीटू। तो हमने क्या किया था, ये सेंट्रल प्रोजेक्ट टाइगर के सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम है जो कंजर्वेशन करती है टाइगर की, वो इन सीटू कंजर्वेशन डेजिग्नेट करती है, साथ ही साथ क्या, टाइगर रिजर्व्स को। टाइगर रिजर्व वो एरिया होते हैं जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, और हमने टाइगर रिजर्व करने से क्या होता है कि उनको डिग्री ऑफ सेफ्टी मिल जाती है, जहाँ पे उन पे कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है वहाँ पे। जब ये लॉन्च किया गया था उस टाइम इंडिया के पास कितने टाइगर रिजर्व थे, 9 टाइगर रिजर्व। ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट्स। अब इंडिया के पास कितने टाइगर रिजर्व है, 54। आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया के पास कितने टाइगर रिजर्व है, और एट द सेम टाइम वो आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपको ज्यादा नहीं याद है, बहुत मुश्किल है 54 टाइगर रिजर्व याद रखना, बट कम से कम आप लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट 4 ऐड किए गए और वो किस स्टेट में, आप वो याद रख सकते हो, वो आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।
51th जो ऐड किया गया था वो कौन सा था, सिलिविलपुतूर, जो कहाँ पे था, मेघामलाई में, और मेघामलाई किस जगह में है, तमिलनाडु में। ठीक है, 52nd कौन सा ऐड किया, देखो अब सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना पड़ेगा कि 51th कौन था, 52nd कौन सा है, 53rd कौन सा, 54th कौन सा है। अब इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। 52nd कौन सा हो गया, राजस्थान में रामगढ़ है, जो विश्वधारी सेंचुरी, रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी जो कहाँ पे है, राजस्थान में बिलोंग करती है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, उसे भी क्या किया गया, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, इस तरफ एमपी है, इस तरफ छत्तीसगढ़ है, उसके बीच कहाँ पे आती है, बाउंड्री में आता है, इसलिए गुरु घासीदास। अगर आपसे ऑप्शन में छत्तीसगढ़ बोल दिया वो भी सेम सही आंसर है, अगर आपसे एमपी पूछ लिया वो भी सही आंसर है। आपसे दोनों आंसर नहीं पूछने वाले कभी, एमपी एंड छत्तीसगढ़ पूछ सकते हैं, बट ऐसे नहीं हो सकता कि एक ऑप्शन में से एमपी पूछे और दूसरे ऑप्शन छत्तीसगढ़ पूछे। और 54 जो सबसे लेटेस्ट ऐड हुई है वो कौन सी है, रानीपुर टाइगर रिजर्व इन चित्राकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश या यूपी में है। अब हम थोड़ा टाइगर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि टाइगर्स का स्टेटस क्या है इंडिया में, ओवरऑल भी देख लेते हैं। देखो IUCN स्टेटस उसका क्या है, एंडेंजर्ड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने 1972 में पास किया गया था, वो उसके किस शेड्यूल में आता है ये टाइगर रिजर्व, टाइगर्स किस में आते हैं, शेड्यूल फर्स्ट। देखो आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में कितने शेड्यूल होते हैं, 6 शेड्यूल। ये आपको कहाँ से पता चलता कि आपने अगर क्लास लगाई होती, कहाँ पे, एनवायरमेंट की क्लास, जहाँ पे हमने पूरी बात की थी किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। 6 शेड्यूल होते हैं, और फर्स्ट शेड्यूल में सबसे ज्यादा क्या होता है, सिवियरिटी होती है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। फिर हम सेकंड शेड्यूल में आते हैं, उसमें थोड़ी कम प्रोटेक्शन है, थर्ड शेड्यूल में आते हैं, उसमें और कम प्रोटेक्शन है, फोर्थ में और कम प्रोटेक्शन है। जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे प्रोटेक्शन थोड़ी कम होती जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है किसको, टाइगर को, तभी से शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया। और साइट्स में भी देखो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे हम क्या कहते हैं, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया, मतलब सबसे ज्यादा इसको क्या किया गया है, प्रोटेक्शन दी गई है। मतलब आप इन चीजों का ट्रेड नहीं कर सकते इतनी आसानी तरीके से, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। हैबिटेट, इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पे है, किन कंट्रीज में ये पाया जाता है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इन इंडिया, देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, इंडिया में, बट देयर आर सम स्मॉलर ग्रुप्स इन बांग्लादेश में पाई जाती है, नेपाल, भूटान, चाइना और बर्मा। इन 4-5 कंट्री में सिर्फ क्या पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है। बट 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, इंडिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कम से कम आप इतना याद रखो कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, ये किस शेड्यूल में आता है। इन 2 शेड्यूल के बारे में को पता होना ही चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस शेड्यूल में आता है, और एट द सेम टाइम साइट्स के किस शेड्यूल अपेंडिक्स में आता है, दोनों में 1-1 आता है। अब ज्यादातर याद रखना कि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट एनिमल है ना, तो वो आपके लिए क्या होगा, शेड्यूल फर्स्ट। नहीं आता है शेड्यूल फर्स्ट, तो कम आ दो, ज्यादातर चांसेस आपके ठीक हो जाएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट है, लाइक एलिफेंट हो गया आपके लिए, हो गया टाइगर हो गया, लाइन हो गया, ये क्या इंपॉर्टेंट है, लेपर्ड हो गया, वो सब किस में आएंगे, शेड्यूल फर्स्ट रीजन में आएंगे। एंडेंजर्ड, देखो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, लाइक एलिफेंट भी एंडेंजर्ड है, टाइगर भी एंडेंजर्ड है, राइनोसोरस थोड़ा वल्नरेबल में आता है। ठीक है, पर आपको देखना पड़ेगा एटलीस्ट 5 to 10 स्पीशीज आप क्या कर लो, पढ़ लो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिर फॉरेस्ट हो, इस समय जो है स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लो, और इनकी कम से कम इतना इनका देख लो कि इनका IUCN स्टेटस क्या है। देखो अब हम देखते हैं डिजीज और उनको काजिंग एजेंट कौन से। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, किस पॉल्यूटेंट से होता है, वो होता है नाइट्रेट से। ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज किससे होती है, आर्सेनिक से होती है। इटाइटाई किससे होती है, कैडमियम से होती है। मिनामाटा, मर्क्यूरी, स्केल्टल फिब्रोसिस किससे होती है, क्लोराइड से। ये आप 5 कम से कम ये याद रख लेना, ये चांसेस हैं कि आपसे ये पूछ सकते हैं। फिर आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये भी क्योंकि आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपके सिलेबस में है, तो ये चीज आपके लिए, ये 2-3 बर्ड्स कुछ टाइप के एनिमल्स होते हैं, ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इसकी पूरी लिस्ट देखना चाहते हो, जिसमें एटलीस्ट 10 to 20 बर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, सबका स्टेटस लिखा हुआ है, एम्फीबियंस अलग से दिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे मैंने अपने हैंड रिटन नोट डाले हुए हैं, जहां पे मैंने क्या लिख लिया हुआ है, कम से कम 30 to 40 स्पीशीज के IUCN स्टेटस डाला है कि वो एंडेंजर्ड है, या फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या फिर वो वल्नरेबल है। अगर आप वो एक बार पढ़ लो, सिर्फ आइडिया ले लो कि किस तरीके से होता है, तो आपके क्वेश्चन ठीक हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, पर हम जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कहाँ पे पाया जाता है, देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैक्सिमम इस रीजन में वो ज्यादा पाया जाता है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो क्या हो गया, एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड, ओपन कंट्री विद थॉर्न स्कर्ब्स, ठीक है, टॉल ग्रास, इंटरस्प्रेस्ड फास्ट विद कल्टीवेशन, इट अवॉइड्स
इरिगेटेड एरिया, देखो राजस्थान ऑब्वियसली बात है कि अगर इस टाइप के जो कन्फिग्रेशन है वो हमारी कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान एरिया में पाई जाती है। इसलिए राजस्थान में इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है किसकी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, ये भी आपको सामने पता चल गया। इट इज एंडेमिक टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट। एंडेमिक क्या होता है, जो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है। इनका आईयूसीएन स्टेटस कितना है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। मतलब क्या है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम रह गई है, तो ये चांसेस हैं कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो आपने बोलना है क्या, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और वो किस स्टेट का स्टेट बर्ड है, राजस्थान का। और ज्यादातर किस रीजन में पाया जाता है, इस रीजन में। अगर आपसे इस रीजन को पूछना, ऑब्वियसली बात है किस किस में पाया जाएगा, ऊपर राजस्थान हो गया, ठीक है, यहाँ पे गुजरात आ गया, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सारी एरियाज में क्या करता है, उसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। बाकी आपको इस रीजन में बोल रहा है तो यहाँ पे वो नहीं पाया जाएगा। फिर बात आती है कौन सी, स्नो लेपर्ड की। अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्नो लेपर्ड रेगुलेट्स द पॉपुलेशन ऑफ इट्स हर्बिवोरस प्रे स्पीशीज साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शीप, ठीक है। हेंस अ लॉन्ग टर्म सेंस ऑफ स्नो लेपर्ड कुड कॉज द डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन कवर। आपको पता है कि जो स्नो लेपर्ड है वो एक टॉप टीयर स्पीशीज है, ठीक है, तो एक फ्लैगशिप स्पीशीज है, ठीक है, और साथ साथ की स्टोन स्पीशीज भी है वो। जब की स्टोन स्पीशीज उस एरिया से चली जाती है, जो प्रीडेटर स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या, कॉर्निवोरस है। जब जो टॉप लेवल के कॉर्निवोरस अगर उस स्पीशीज से उस एरिया से चले जाए, तो वहां पे किसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हर्बीवोरस एनिमल की। क्यों, क्योंकि वो जो उनका प्रे है कॉर्निवोरस एनिमल का, अगर उसका कॉर्निवोरस एनिमल ही मर जाए जिसमें वो प्रे करते हैं, उनकी ऑटोमेटिकली उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज जाएगी उन हर्बीवोरस एनिमल की, तो क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी कि वेजिटेशन कवर कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उतनी ज्यादा वो वेजिटेशन को क्या कर देंगे, खा जाएंगे। अब जैसी वेजिटेशन जितना कवर होगा तो उनके लिए अब वेजिटेशन बचेगा ही नहीं, और जब वेजिटेशन उनके लिए नहीं बचेगा तो मैक्स ज्यादा पॉपुलेशन उनकी मरनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज ड्यू टू लॉस ऑफ फूड। इसलिए क्या हो गया, ये बात की जा रही है कि स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है उसकी वजह से क्या होता जा रहा है, इनडायरेक्टली उस पूरे इकोसिस्टम में एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। अब स्नो लेपर्ड के बारे में देख लेते हैं। देन अगेन जो शेड्यूल फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, ठीक है, उसमें उसको रखा गया। आईयूसीएन में इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। याद रखना वल्नरेबल है स्नो लेपर्ड का। हैबिटेट इसका कहाँ पे है, देखो स्नो लेपर्ड है तो मोस्ट दो रीजन में पाया जाएगा जहाँ पे क्या होती है, स्नोफॉल होती है ज्यादा। और इंडिया में अगर कहीं ज्यादा स्नोफॉल होती है वो कहाँ पे होगी, ज्यादातर हिमालयन रीजन में होती होगी। तो हिमालयन रीजन कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे देखो, माउंटेनियस लैंडस्केप ऑफ सेंट्रल एशिया, ऑब्वियसली बात है। सेंट्रल एशिया कौन सा रीजन हो गया, जो ऊपर अफगानिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, वो ऊपर वाले बाहर हो गया। लेकिन इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, लद्दाख रीजन, ऑब्वियसली बात है, वहाँ ठंड होती है, बर्फ पड़ती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में आगे की तरफ आपको पता है, वहाँ पे भी जो हिमालयन रीजन के आसपास वाला रीजन है सिक्किम, वहाँ पे भी बर्फ काफी पड़ती है, तभी स्नो लेपर्ड वहाँ पे सब पाए जाते हैं। अब देखो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके बारे में आपको नहीं जानना है कुछ, उसने सिर्फ जो एक चीज कही है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि उसने कमीशन किया इंडिया ने लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। और आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और दूसरा क्या कि किस जगह में, रामागंदम। रामागंदम कहाँ पे है, तेलंगाना में। बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहां पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है रामागंदम, जो कहां पे, तेलंगाना में है। और दूसरा कहां पे, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 मेगावाट। बस इससे ज्यादा आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या, देखो पहले हमारा कौन सा सिस्टम होता था, 10+2 का, लेकिन अब 10+2 सिस्टम को हटा दिया गया, तो अब कौन सा सिस्टम आ गया, 5+3+3+4। तो 5 में क्या आ गया, जो हमारा होता है नीचे क्या, यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फिर क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, फिर आगे 3 में क्या, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, फिर आगे 3 क्या, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, और नेक्स्ट क्या, नाइन्थ, 10th, 11th,
ट्वेल्थ। तो आपसे पूछ सकते हैं क्या, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बोल सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें उन्होंने कंपोजिशन कैसे की, उसको बाइफरकेट कैसे किया, अब आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। 5 3 3 4, ठीक है। बाकी आपको इतना कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात कही है कि मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए, कि कम से कम 3 लैंग्वेज हो आपकी, ठीक है। अपने कम स्कूल बैग जाना पड़ेगा, आपको बोर्ड्स के एग्जाम में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मल्टी स्ट्रीम से आप जो मर्जी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज लेवल पे दिया जाए तो आपको एसएटी एग्जाम लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 ईयर की बैचलर डिग्री हो जाएगी। और अगर आप कब क्या करते हो, 4 ईयर की बैचलर डिग्री में अगर आप सिर्फ एक ही साल पढ़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। आपको डिप्लोमा मिलेगा अगर 2 साल की करते हो, 3 साल की करते हो आपको डिग्री मिलेगी, 4 साल कहते हो डायरेक्टरेट। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हमने बोला कि हम इसमें और कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, ग्लोबली जाने की कोशिश करेंगे। लाइक हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ग्लोबली भेजने की कोशिश करेंगे, और एट द सेम टाइम हम कोशिश करेंगे जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंडिया में आए, उनके एफिलिएशन करें हम इंडिया में आके। ये उन्होंने बात की गई है बस। तो आपको कम से कम ये चीज़ पता होनी चाहिए जो मैंने अभी बात की है, कौन सी, इसके बारे में। देखो फिर आती है कौन सी, जेंडर गैप रिपोर्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपकी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप रिपोर्ट क्या करती है, रिलीज करती है। द जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स बेंचमार्क द करंट स्टेट एंड द एवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 की डायमेंशंस, ठीक है। वन ऑफ द 4 सब इंडिसेस एज वेल एज ऑन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ जेंडर गैप रिपोर्ट। देखो 4 की डायमेंशंस कौन कौन से, डज नॉट मैटर क्योंकि आपसे इतना इन डेप्थ में जाके नहीं पूछने वाले। आपको सिर्फ उनके बारे में सिर्फ हार्डली इतना पता होना चाहिए कि जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज कौन करता है और उसको शो कैसे किया जाता है। देखो 0 to 1 के बीच क्या दी जाती है, उसको प्रोवाइड की जाती है वैल्यू। 1 का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी नहीं है, बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी है। और 0 का मतलब क्या हो गया कि जेंडर इनइक्वालिटी मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे हम वैल्यू बढ़ती जाएगी 0.5 पहुंचेगी, फिर 0.6 पहुंचेगी, ऐसे चलती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव करते जा रहे हैं। अगर आपको पूछेंगे कि जेंडर गैप रिपोर्ट में 0 क्या रिप्रेजेंट करता है और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बोलना है कि 1 में क्या हो रहा है कि बिल्कुल इक्वालिटी आ चुकी है और 0 में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। बस आपको इतना ये याद रखना है। जेंडर गैप रिपोर्ट क्या बोलती है, इंडेक्स वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2006 एंड इट्स एम टू सपोर्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज टू क्लोज द जेंडर गैप रिपोर्ट। उसमें फाइंडिंग क्या आई है, नई लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट फाइंडिंग जो आई है, इन 2022 द ग्लोबल जेंडर गैप हैज क्लोज्ड बाय 68.1%, ठीक है। इससे क्या हुआ, क्लोज हो चुका है। मतलब क्या इंप्रूवमेंट हो रही है 2021 के हिसाब से, अगर हम देखें पिछले साल से हम कंपेयर करें। और इस रेट, देखो जिस रेट से हम उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको एट लीस्ट 132 ईयर्स लग जाएंगे। बस आपको याद कुछ करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। ऑल द नो कंट्री हैज, अभी अभी तक किसी कंट्री ने भी क्या किया है, जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं की है, ठीक है। बट जो टॉप 10 इकोनॉमीज है उन्होंने कोशिश कर दी, कम से कम 80% वो गैप कवर कर चुके हैं। हमारे लिए ग्लोबल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इंडिया का थोड़ा याद रख सकते हो। कैसे कि इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड। किस किस कैटेगरीज में, हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स वेयर इट इज रैंक 146 रैंक में आ रही है हेल्थ एंड सर्वाइवल के केस में। मतलब क्या कि इंडिया में वुमेन की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, उनको एनेमिक है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनका सर्वाइवल रेट कम होता है, ठीक है। कहाँ से, बचपन से लेके जब वो पेट में होते हैं, माँ के वूम में होती है, तब से लेकर उनको खतरा स्टार्ट होता है और एंड तक उनका खतरा है। तो इस कैटेगरी में इंडिया का क्या है, हमारा रैंक आता है 146। इंडिया रिकॉर्डेड अ डिक्लाइनिंग स्कोर ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ड्यू टू द डिमिनिशिंग शेयर ऑफ ईयर वुमेन सर्व्ड एज अ हेड ऑफ द स्टेट। क्योंकि आपको पता है कि कुछ साल पहले क्या होता था कि वुमेन्स थी जो काफ़ी स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर भी थी, और आपको यही पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी क्या थी, कुछ सालों पहले वुमेन थी। प्रेसिडेंट भी हमारी रह चुकी हैं, कौन, वुमेन्स रह चुकी हैं। अब उतनी ज़्यादा हमारी स्टेट की क्या, सिर्फ एक मैं भी वेस्ट बंगाल की हूँ, कौन, ममता बनर्जी जो हमारी हेड ऑफ द स्टेट है। बट इन बाकी स्टेट्स में ना हमारे क्या है, वुमेन डोमिनेटेड नहीं है, स्टेट्स नहीं है। तो एक देखा गया क्या कि पॉलिटिकल इंपावरमेंट उनकी कम होती जा रही है, और एट द सेम टाइम इंडिया आल्सो रैंक प्योरली अमंग इट्स नेबर। अब इंडिया की रैंकिंग ना किससे भी कम है वुमेन एम्पावरमेंट के केस में, बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, ठीक है। इन सबसे भी हमारी क्या कम है क्योंकि हमारी रैंक है 146। अब एक
डिजीज है ये जिसका नाम है मंकी पॉक्स। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज़्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो मंकी पॉक्स डिजीज है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोन टाइप डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू होती है, वो एक वायरल डिजीज है। एंड स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड टेंड टू कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड पस फिल्ड स्किन लीजन्स। ठीक है, द करंट आउटब्रेक इज अनलाइकली एनी प्रीवियस वन आउटसाइड ऑफ द अफ्रीका इन दैट देयर इज सस्टेन्ड पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। बेसिकली ज्यादा कहाँ पे थी, अफ्रीकन रीजन में। अगर आपसे पूछेंगे मंकी पॉक्स जो डिजीज है वो किससे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वायरल डिजीज है, और सेकंड वो किस एरिया में ज्यादा हो रही है, अफ्रीकन रीजन में ज्यादा हो रही है। ठीक है, इट हैज बीन, अब स्प्रेड कैसे होती है, चीफली इन मैन हु हैव सेक्स विद मैन। अगर मैन और मैन क्या करेंगे, दो मेल अगर सेक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, मंकी पॉक्स उनको होता है। इन दी रिसेंट, मतलब उससे उसको स्प्रेड होता है। इन द रिसेंट आउटब्रेक आउटसाइड अफ्रीका वेयर इट इज इंडेमिक। इंडेमिक क्या होगा कि सिर्फ उसी रीजन में जो चीज होती है, ये मोस्टली ज्यादातर किस रीजन में होती थी, अफ्रीका में। ये वहां का क्या है, एंडेमिक है। तो आपको मंकी पॉक्स के कम से कम में इतना पता होना चाहिए कि किस रीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल होती है, और दूसरी ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, किस टाइप की डिजीज है। तो अगस्त के महीने के ये आपके करंट्स हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स थे हमने बेस से निकाल दिए। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आपके जनवरी से लेके सितंबर, क्योंकि देखो हमने सितंबर मंथ के हमने कर लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, हमने अब अगस्त मंथ के आज कर लिए, अक्टूबर मंथ के भी हमने क्या कर लिए, करंट कर लिए। तो अब हमारे कौन से बचते हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले नेक्स्ट 2 to 3 डेज में हम ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके भी हम करंट करें। तो अगर आपका कोई डाउट वगैरह तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम कुछ और करें, बेसिकली हम कोशिश करने वाले हैं क्या, कि आज शाम को हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के लिए मैं क्या कर दूंगा, गूगल मीट का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी करना है, फेस टू फेस आप क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ पे। आप, मैंने अपने फ्रेंड को भी पूरा गूगल मीट के बारे में बोल दिया, वो भी कनेक्ट करेंगे हमारे साथ। और आप सब क्या कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ज़्यादा ना हो, और टॉपिक पहले सोच के आ जाए, ताकि आपको वहाँ पे आंसर मिल जाए, आपके सारे डाउट भी दूर हो जाए। तो आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। थैंक यू।